पिछले क्लास में हम लोग एफआईआर का ऑब्जेक्ट पढ़े थे। एफआईआर का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उसका पर्पज है एफआईआर का। उसके बाद पढ़े थे इसका क्या जो है मैनर है, किस तरीके से इसकी एफआईआर जो है रिकॉर्ड किया जाता है, इसका क्या क्या एसेंशियल है वो पढ़े थे। अब सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि इसका एविडेंटरी वैल्यू क्या है। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिस्कस द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। इसका जो है कोर्ट में यह कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आपका जो आपने जो एफआईआर लॉन्च करवाया है, एफआईआर जो है वह उसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है। ओके, एक मिनट। ठीक है, इसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है। अब थोड़ा सा आप लोग पेपर पेन निकाल लीजिएगा, कुछ चीज़ें हम राइट डाउन करवा रहे हैं, आप लोग राइट डाउन कीजिएगा इसको। एक केस है हमारे पास, दामोदर प्रसाद वर्सेस, केस का नाम लिख लीजिए फटाफट, दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद, दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1972 का केस है, 1972 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। पहले इसको देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में से क्या जजमेंट था इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है ना, माननीय जो है हमारा उच्चतम न्यायालय, उनका एक जजमेंट है, हम पढ़ के सुनाते हैं, समझिएगा इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि यह सब्सटेंसिव पीस नहीं है। इसको कोर्ट में आप, ठीक है ना, कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर। एफआईआर में जो लिख दिया गया वो अंतिम सत्य है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, दैट इज एविडेंस ऑफ फैक्ट जो है वो इसमें जो हम रिकॉर्ड किए हैं वो आपका सब्सटेंसिव पीस एविडेंस का नहीं है, साक्ष्य को, इसको एकदम बेहतरीन साक्ष्य के तौर पे आप इसको नहीं ले सकते हैं। ओके, क्लियर। यहां पे इस वाले केस का जजमेंट बताइएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को, इस वाले केस में। जबकि हम इसका पर्पज बताए हुए हैं, एफआईआर का पर्पज क्या है, तो कहता है एफआईआर का, जबकि ऑल्दो एफआईआर इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। आप इसका इस्तेमाल ठीक है कि यह क्रिमिनल लॉ को इन मोशन करता है और यह बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जो है सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। क्लियर। अब आइए, कहता है कि दो हेड से एफआईआर लॉन्च होता है। इसको जो है, इसको हम लोग जो पढ़ते हैं एफआईआर का एविडेंटरी वैल्यू पढ़ते हैं, दो हेड से पढ़ते हैं। क्या दो हेड्स पढ़ते हैं इसमें, तो अगर एफआईआर लॉन्च किसी एक्यूज के द्वारा किया गया है, अगर एफआईआर जो लिखवाया गया है, हम गए एफआईआर लिखवाने के लिए, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पुलिस को पता चला, ठीक है ना, कि हम ही एक्यूज्ड हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। ऐसा होता है। और एक जो विटनेस है, एफआईआर लॉन्च बाय अदर विटनेसेस, एक तो यह एक्यूज चला गया, हम गए और हम पुलिस को बहकाने के लिए, पुलिस को डायरेक्शन पुलिस की जो है वो
लीड को खराब करने के लिए क्या किए, हम ही जाकर लिखा दिए एफआईआर कि देखिए उस घर में जो है ना एक लाश पड़ी हुई है, उस कमरे में एक लाश पड़ी हुई है, वहाँ एक लाश पड़ी हुई है, हम ही पुलिस को फ़ोन कर दिए, हम ही पुलिस को जाके एफआईआर लॉन्च करवा दिए। दूसरा सिचुएशन क्या है कि हम गए, हम विटनेस थे, हम नहीं, हम एक्यूज नहीं, हम नहीं जानते, हम गए और एक एफआईआर लॉन्च करवा दिए कि वहाँ पे एक लाश देखें। तो दो हेड्स में इसका क्या क्या इसका एविडेंटरी वैल्यू होता है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वाले सिचुएशन में आइए, एफआईआर लॉन्च बाय एक्यूज्ड, एफआईआर लॉन्च बाय एक्यूज्ड। व्हेन, आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिएगा, व्हेन एफआईआर इज लॉन्च्ड बाय द पर्सन हु इज लेटर एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस डिस्क्लोज्ड। जो अभी जिक्र हम कर रहे थे कि अगर किसी ने एफआईआर लिखवाया है और बाद में जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्या डिस्क्लोज हुआ, ये पता चला कि जिसने एफआईआर लिखवाया वही एक्यूज्ड है। एफआईआर में जो नाम इन एफआईआर में वही एक्यूज डिस्क्लोज हुआ। तो अब अगर ऐसी परिस्थिति हो गई, या एक्यूज के द्वारा लिखवाया गया है या एक्यूज इसको डिस्क्लोज हुआ कि वही एफआईआर में जो लिखवाया है वही क्या है, आपका जो है एक्यूज्ड है, तो अब दो तरह का स्टेटमेंट होगा। जो वो आदमी लिखवाया होगा वो दो नेचर का होगा। तो किस किस नेचर का हो सकता है, तो एक तो कन्फेशनल नेचर का हो सकता है, जिसमें कि वो अपने अपराध, कन्फेशन समझते हैं आप लोग, एविडेंस एक्ट पढ़ाए हैं आप लोगों को, कन्फेशन समझते हैं ना, हाँ या ना? और नहीं समझते हैं तो पढ़िएगा आप लोग, नहीं समझते तो आप लोग पढ़िएगा कन्फेशन क्या होता है। हम अपने अपराध की जो स्वीकृति करते हैं, ये आप लोग एविडेंस में हम बताए हुए हैं। तो आपका जो दिया गया एफआईआर में स्टेटमेंट होगा, आपने जो एफआईआर में लिखवाया होगा, या तो वो कन्फेशनल एफआईआर होगा, कन्फेशनल नेचर का होगा, आपने अपराध की स्वीकृति की होगी वहां पे, या क्या होगा, नॉन कन्फेशनल एफआईआर होगा। अब दोनों सिचुएशन में इसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है वो देखिए। अगर एक्यूज के द्वारा एफआईआर लिखाया गया है या बाद में पता चला कि जो एफआईआर में है जो आदमी लिखाया है वही जो है एक्यूज है, तो अब वो दो नेचर का चेक कर लेंगे हम लोग कि कन्फेशनल नेचर का है कि नॉन कन्फेशनल नेचर का है। अगर कन्फेशनल नेचर का है, आप लोग को एक केस बोले हैं, केस लिखिएगा आप लोग, बड़ा अच्छा केस है ये, बोले थे ये हम एविडेंस जब पढ़ा रहे थे तो वहां भी आप लोग को ये केस लिखवाए थे। अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AGHNOO, AGHNOO, अग्नू नगेसिया, NAG, स्पेलिंग लिख लीजिएगा सही से, NAGESIA, अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1966 का केस है। अगर आपका एफआईआर जो है कन्फेशनल नेचर का है, तब यह जो है, इसके बाद आप सेक्शन 25 भी पढ़े हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 25 पढ़े हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में ना, कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हाँ या ना, बोलते चलिएगा, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लिख, इसलिए बोले कॉपी पेपर पेन लेकर बैठिएगा, कोरोबरेट करने में आपको आसानी होगी। तो अब इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए लाइन को, कि अगर आपका इफ इट इज कन्फेशनल नेचर, अगर आपका एफआईआर जो है कन्फेशनल नेचर का है, कन्फेशनल इन नेचर, तो इट विल बिकम इनएडमिसिबल, it will become inadmissible in evidence by virtue of section 25 of the Indian Evidence Act। ये केस हम लोग पढ़े थे, अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में पढ़े थे हम लोग। वहां पे साफ साफ कहा गया है कि पुलिस के सेक्शन 25 ही तो कह रहा है, यही चीज कह रहा है कि अगर आप जो है पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं पुलिस के सामने, तो वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है आपका। इस केस में भी सेम चीजें हुई थी, 25 में उसको इनएडमिसिबल मानते हैं हम लोग। क्लियर, क्लियर, बोलिए। अब आइए, अगर ये नॉन कन्फेशनल नेचर का एफआईआर है ये,
if the FIR in non-confessional in nature, then it will be admissible. तब यह एडमिसिबल हो सकता है एविडेंस में अंडर सेक्शन 21, अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 21 क्या कह रहा है? सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट का, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ, यानी कि कोर्ट इसको साबित करने के लिए कह सकता है। 21 इसको पढ़ा, आप लोग बताए हुए हैं, एडमिशन के तौर पे इसको बताए हुए हैं, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसी के रिगार्डिंग एक केस है आपके पास, दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह 1972 का केस है, 1972 का केस है, दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, दोनों चीजें समझ गए आप लोग? अगर क्या एविडेंटरी वैल्यू है तो क्या कह रहे हैं कि अगर एक्यूज के द्वारा एफआईआर लॉन्च किया गया है आपका, तो यह कन्फेशनल नेचर का होगा या नॉन कन्फेशनल नेचर का होगा। अगर कन्फेशनल नेचर का एफआईआर है जिसमें कि वो अपने अपराध की स्वीकृति की बात कर रहा होगा, तो यह कहा जा रहा है कि यह इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 के हिसाब से क्या होगा, इनएडमिसिबल होगा कोर्ट में। और अगर यह नॉन कन्फेशनल नेचर है तब तो यह एडमिशन हो गया, सेक्शन 21 में एडमिशन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वहां पे यह एडमिसिबल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आ जाइए, अगर एफआईआर लॉन्च किया गया है किसी दूसरे विटनेस के द्वारा, एक्यूज को छोड़कर किसी और के द्वारा क्या हुआ है, एफआईआर लॉन्च किया गया है, तब इसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है? फटाफट आप लोग राइट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है एविडेंटरी वैल्यू एफआईआर का, अक्सर ये एग्जाम में पूछता है आप लोगों से। तब इसका क्या क्या एविडेंटरी वैल्यू है कि अगर कोई और आदमी एक्यूज्ड को छोड़कर किसी और ने अगर एफआईआर लॉन्च करवाया है। शुरू वाले केस में क्या पढ़े थे हम लोग? उस केस में कहा गया था कि यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसको आप जो है फुल फ्लेज आप एविडेंस इसको मत मानिए, इसको आप क्या कर लीजिए, कोरोबोरेट कीजिए। दूसरे की पुलिस उसके बाद क्या करेगी? पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। एफआईआर लॉन्च हुआ, पुलिस क्या की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन से जो भी चीजें निकल कर आई, यही कहा जा रहा है कि कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप इसको दूसरे एविडेंस के साथ क्या कर लीजिए, कोरोबोरेट कर लीजिए। जो चीज एफआईआर में लिखाई गई थी और जो चीज एविडेंस में निकल कर आया है इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके साथ आप क्या कर लीजिए, कोरोबोरेट कर लीजिए। फॉर कंट्राडिक्टिंग, अगर किसी भी तरह का कंट्राडिक्शन हो रहा है, फॉर कंट्राडिक्टिंग द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस इन द कोर्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कल आप लोग को एक एग्जाम्पल दिए थे, क्या एग्जाम्पल दिए थे कि एफआईआर में क्या लिखवाए? हम एफआईआर में लिखवाए कि जो चोर आया था या जो बदमाश आया था, जो भी आया था और जो चेन छीन कर भागा, वो लाल कलर के क्या थे, बुलेट पे था। क्लियर? अब पुलिस जब क्या की, उसको जब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जब इस मामले को, तो पता चला क्या कि जो एक्यूज को, जिस एक्यूज को पकड़ा उसको गाड़ी चलाने नहीं आता है। अब ये कंट्राडिक्टिंग बात हुई कि नहीं हुई, बताइए जरा, हाँ या ना? तो अब सिचुएशन दो हो सकता है। तो अब क्या है सिचुएशन, अब समझिएगा, प्रैक्टिकली चीज समझिएगा इसकी। अब कंट्राडिक्शन हो रहा है किस चीज की? तो जो एफआईआर आदमी जिसने एफआईआर लिखवाया उसके टेस्टिमनी पे जो है अब क्या हो रहा है, 145 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में, देखिएगा सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 145 आपका कह रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग।
145। अब कंट्राडिक्शन हो रहा है। क्या कंट्राडिक्शन है कि वहां पे एफआईआर में विटनेस ने लिखा दिया कि वो क्या था, लाल कलर के बुलेट लाल कलर का जो है बुलेट चलाकर आया था। ठीक, अब यहां पे यही विटनेस खड़ा होकर बोल रहा है कि हाँ यही चोर है, यही इसी ने चेन स्नैचिंग किया है। अब कंट्राडिक्टिंग हो गया, क्योंकि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता क्या चला कि इसको तो गाड़ी चलाने आता ही नहीं है। क्लियर राहुल? अब एक चीज ये हो सकता है, अगर आप एफआईआर लॉन्च करवाएं तो उसका एविडेंटरी वैल्यू में एक ये चीजें हो गई। दूसरा क्या है, आपको 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, इसको विटनेस का जो टेस्टिमनी है उसको कोरोबोरेट करेंगे। ये आपको शुरुआत में ही बोल दिए हैं, अदर विटनेसेस के साथ, अदर एविडेंस के साथ आप क्या कर लें, इसको कोरोबोरेट कर लें। सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन लिखते चलिएगा, आप लोग छूट गया होगा तो बाद में वीडियो देखकर लिख लीजिएगा। सेक्शन 157, फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड टू कोरोबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। ये चीज पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। जो पहले वाला स्टेटमेंट, अब वो गया एफआईआर में लिखवाया कि लाल कलर का बुलेट चला रहा था, वो जो एक्यूज था। दूसरी बार जिसको वह पहचान कर रहा है, वो कह रहा था कि नहीं यही एक्यूज है, इसी को देखे थे। अब आप क्या हुआ कि उसके साथ आप उसको कोरोबोरेट कीजिए। इसलिए आपको शुरुआत में एक लाइन में ही समझा दिए थे हम कि जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो अब इसको क्या करें, आप कोरोबोरेटिव नेचर का होगा ये, तो यही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसको, कि हम पहले वाले स्टेटमेंट को दूसरे वाले स्टेटमेंट के साथ कोरोबोरेट करेंगे। एफआईआर का यही इंपॉर्टेंस है कि उसने पहले क्या बोला था। पहली बार तो वो बहुत दिमाग से वो कहानी बनाया नहीं होगा, वो आया होगा एज इट इज लिखा दिया होगा। अब क्या हो सकता है, जैसे ही कोई किसी चीज में टाइम गुजरता है, समय लगता है, ठीक है ना, विटनेस जो होता है हॉस्टाइल भी हो सकता है, विटनेस बहुत सारी अपने मन से कहानी भी गढ़ लेता है, ये सब सिचुएशन होता है, तो उसके साथ कोरोबोरेट करने में आसानी हो जाती है एफआईआर के साथ। ओके, क्लियर? तो ये इसका जो है एविडेंटरी वैल्यू है। हो गया क्लियर? ये चीजें क्या एविडेंटरी वैल्यू है आपका एफआईआर का। एफआईआर में आपको 3-4 केस बताए, उसमें था यही चीज है कि यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना गया है कोर्ट में। इसको सुप्रीम कोर्ट कहा कि यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। अगर एफआईआर आपका एक्यूज के द्वारा लिखाया गया है, एक्यूज के द्वारा लॉन्च करवाया गया है, तो वह या तो कन्फेशनल नेचर का होगा या नॉन कन्फेशनल नेचर का होगा। अगर कन्फेशनल नेचर का होगा तो 25 में हम एडमिसिबल नहीं कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। आ गया एविडेंटरी वैल्यू, कोई एविडेंस उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पुलिस के सामने जो बयान दिया उसने, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ओथ लेकर नहीं बोलेगा वो। दूसरा, अगर नॉन कन्फेशनल नेचर का है तो हम इसको सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल मानते हैं एज ए एडमिशन। इसको फिर एडमिशन को भी आप कोरोबोरेट करते हैं, प्रूव करने के लिए बुलाते हैं विटनेसेस को, उसकी टेस्टिमनी होती है। ठीक, अगर किसी विटनेस के द्वारा किया गया है तो सेम सिचुएशन वही चीज है कि आप इसको क्या करें, कोरोबोरेट करें। अगर किसी तरह का कंट्राडिक्ट हो तो कंट्राडिक्ट को सुलझाने में, कंट्राडिक्ट के साथ कोरोबोरेट करने में आसानी होती है। इसका यही एविडेंटरी वैल्यू है। क्लियर? बताइए। अब एक सवाल ये उठता है, क्या एफआईआर जो है, ठीक है ना, सेक्शन 154 का जो 1 हम लोग पढ़े थे एफआईआर, जिसका हम लोग इतना एसेंशियल पढ़े वगैरह वगैरह पढ़े, क्या वह मैंडेटरी है प्रोविजन सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 का? बताइए जरा, क्या ये मैंडेटरी है? अब इसका जवाब ये है, एफआईआर नहीं लिखेगा तो क्या होगा, क्या कंपल्सन है एफआईआर की। तो अब इसके बारे में, ठीक है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। और एक चीज आप लोग, इसका जब जवाब आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग कहेंगे इसके जवाब में, इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर रिलेटिंग टू, किस ऑफेंस के लिए, रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस।
अगर कोई कॉग्निजेबल मामला है तो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, उसमें जो पुलिस ऑफिसर है, उसके लिए मैंडेटरी है क्या कि आप एफआईआर को लॉन्च करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे आप। ठीक है, केस है आपका स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992। अब इसकी वर्डोलॉजी को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बाय यूजिंग द वर्ड सेल, क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है 154 का लैंग्वेज क्या है? सेल है, बताइए क्या स्टेटमेंट पे क्या लिखा वहां पे 154 में? आप लोग डायरेक्ट नहीं पलटते हैं। 154 का क्या लैंग्वेज है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इट इज गिवन, और वहां लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन सेल बी रिड्यूस्ड, है लिखा हुआ, सेल लिखा गया है वहां पे। जब सुप्रीम कोर्ट इस वर्ड को इंटरप्रेट किया तो उसमें साफ साफ लिखा गया है क्या? बाय यूजिंग द वर्ड सेल अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, ठीक है, इंस्टीड ऑफ वर्ड्स रीजनेबल और क्रेडिबल, द लेजिस्लेचर हैज मेड इट्स इंटेंशन वेरी क्लियर दैट देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 154। यानी कि सेल लिखने के बाद लेजिस्लेचर ने पुलिस ऑफिसर के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करके बताया, समझाया कि जो हमारा लेजिस्लेचर जो लॉ बनाया है, लेजिस्लेशन जो लॉ बनाया है, वहां जो इसने सेल का इस्तेमाल किया है, ये यही इंटेंशन दर्शाता है कि पुलिस ऑफिसर के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो एफआईआर लॉन्च करे। ओके, ही इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर विदाउट गोइंग अपॉन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, जो है, जैसा है, ये आप बाद में इन्वेस्टिगेशन में चेक करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉग्निजेबल मामला के लिए आ गया है कोर्ट, मतलब पुलिस स्टेशन में, तो आप पहले एफआईआर लॉन्च करेंगे। क्लियर? बताइएगा सब लोग, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात ना? सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था, देखिए कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है। इसमें क्या लिखा है? द वर्ड सेल अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 इंस्टीड ऑफ वर्ड्स रीजनेबल और क्रेडिबल, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, बाद की चीजें हैं। द लेजिस्लेचर हैज मेड इट्स इंटेंशन वेरी क्लियर। अब देखो सेल को कैसे इंटरप्रेट किया है, क्या? दैट देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का कोई डिस्क्रिप्शन पावर नहीं है वहां पे कि आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। आपको एफआईआर लॉन्च करना है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं राहुल, सुमन, सुभाष, अर्पणा, अंशु, निशा, पिंकी, मौसमी, क्लियर हो पा रहा है? अब आइए, ये चीज तो यहां पे कह दिया गया, ठीक है। एक बहुत अच्छा केस है, बहुत लीडिंग केस है, आपको ये केस का नाम भूलिएगा नहीं आप लोग, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस को भूलिएगा, बहुत लीडिंग केस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस है, 21वीं सदी में हम लोग लेटेस्ट हम लोग के लिए ये केस है, ठीक है। अब इस केस को सुनिएगा, हम पढ़ते हैं इस केस को। सुप्रीम कोर्ट held that the police officer is bound to register FIR under section 154। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी इस केस में कहा गया है कि
पुलिस ऑफिसर जो है बाउंड है इस बात के लिए कि वह क्या करे, एफआईआर लॉन्च करे। ओके, इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज देन द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। अगर पुलिस ऑफिसर को अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कोई ऐसी चीजें बताई जा रही है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो बाउंड है एफआईआर लिखने के लिए। हाउएवर द पुलिस ऑफिसर मे कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन ओनली फ्यू केसेस टू द एक्सटेंट ऑफ ascertaining as to whether the information discloses the commission of a cognizable offense or not। अब जो अभी ऊपर कहा कि यह क्या चीजें हैं, एफआईआर लॉन्च करना क्या है उसके लिए कंपलसरी है, वो बाउंड है एफआईआर लॉन्च करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ मामलों में, अब समझिएगा, कुछ कुछ मामलों में पुलिस ऑफिसर को थोड़ी सी रियायत दी गई है, पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पुलिस ऑफिसर अपने मन से थोड़ा सा उसका बेनिफिट ले सकता है, क्या कि वह कुछ कुछ मामलों में पहले क्या कर लेगा, थोड़ी सी इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, कि वाकई में जो मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वह मामला कॉग्निजेबल है या नहीं है। ओके, समझ पा रहे हैं बात को? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट के यूपी वाले मामले में एक लाइन तो साफ साफ कह दिया कि आप जो है वो आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, आपको रजिस्टर लॉन्च एफआईआर जो लॉन्च करना ही पड़ेगा, रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लिख रहा है हाउएवर द पुलिस ऑफिसर मे कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मे मतलब यहां पे लिखा गया, यहां सेल नहीं लिखा गया है। मे मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं, अगर कुछ इस तरह का मामला है तो आप इंक्वायरी करके ये चीजें आप पता कर सकते हैं कि वाकई यह अपराध जो है कॉग्निजेबल मामला से जुड़ा हुआ है या नहीं है। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ मामले को पॉइंट आउट भी किया वहां पे। द कोर्ट पॉइंटेड आउट, ठीक है ना, फॉलोइंग केसेस वेयर पुलिस कैन कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब किस किस मामले में पुलिस जो है आपको प्राथमिक इंक्वायरी कर सकता है, तो अब सुनिएगा। सबसे पहले मैट्रिमोनियल केसेस, ये कल भी हम थोड़ा सा बताए थे आपको कि मैट्रिमोनियल केसेस में एफआईआर लॉन्च करने से पहले, एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस थोड़ी सी इंक्वायरी कर सकता है। अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, पति पत्नी के बीच कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ओके। अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है, डॉक्टर के खिलाफ आप आए हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं। करप्शन केसेस, ओके। अगर कोई दो पार्टनर के बीच में कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो रहा है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ सब्जेक्ट मैटर पे, कुछ कुछ चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में पॉइंट आउट किया, क्या कि आप इन सब तरह के डिस्प्यूट्स में थोड़ा सा आप जो है प्राथमिक इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मामला कॉग्निजेबल है तो आप एफआईआर लॉन्च करें, कॉग्निजेबल तो एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर? क्लियर? तो ओवरऑल जो हमारा ये चीज निकल के आया कि प्रोविजन जो 154 का प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी है या नहीं है। Thus the court clarified the registration of FIR is mandatory so that the police officer do not act arbitrarily। अपनी स्वेच्छा से वो कुछ नहीं, arbitrarily एक्ट नहीं कर सकता है वो, by refusing the register the same। ठीक है ना, वो नहीं, इस चीज को वो अवॉइड नहीं कर सकता है। ओके, क्लियर? मिल गया जवाब इसका। एविडेंटरी वैल्यू क्या है एफआईआर का, जवाब मिल गया। इसका प्रोविजन जो है वो किस तरह का है वो भी कल आप लोगों से एक सवाल पूछे थे और थोड़ा सा बताए भी थे कि अगर पुलिस एफआईआर लेने से मना कर दे, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मना कर दिया, तो आप लोगों ने कहा था कि मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। ठीक, उससे पहले हम एक बात बताए थे आपको, सेक्शन 154 का 3 का हवाला दिए थे, सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 का हवाला दिए थे कि आप पहले क्या करेंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे, बोले थे ना। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि क्या रिमेडी है आपके पास, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, कि एफआईआर अगर नॉन रजिस्टर्ड है, वो आपसे नहीं रजिस्ट्रेशन करवा, आप नहीं लिख रहा है आपका एफआईआर, तो आप क्या करेंगे।
अगर वेयर द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, तो आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला क्या, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए। सेक्शन 154(3) का है, क्या है अंडर सेक्शन 154(3) क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बैरक में आपको कल लैंग्वेज पर भी दिए थे, इंफॉर्मेशन शेल बी सेंट इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हु इफ satisfied that cognizable offense is committed। आप उसको भेजेंगे, अगर उसको लगेगा कि कोई कॉग्निजेबल मामला है, वो क्या करेगा, shall either conduct investigation himself or direct any other subordinate officer to do so। क्या करेगा वो, या तो उस मामले की खुद जांच कर लेगा, वो जांच करेगा, या किसी अपने सबऑर्डिनेट को कहेगा कि इसकी जांच करके बताओ हमको, जरा आप तुम इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। क्लियर। अब दूसरा रास्ता जो आपने बोला था कि मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, भाई कहां लिखा हुआ है ये बात, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3। अब आपके पास दूसरा रिमेडी क्या है, आपके पास दूसरा रिमेडी है कि सेक्शन 156(3) में हम क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। रिमेडी बिफोर मजिस्ट्रेट इफ नो एक्शन इज, पहले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखेंगे, अगर वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द ऑथोरिटीज अंडर सेक्शन 154(1) और 154(3), पुलिस भी नहीं लिखा और एसपी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, द पर्सन कैन अप्रोच मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 हु मे ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे ऊपर से कि जाओ एफआईआर लिखो, पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन करो और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। क्लियर। एक केस है, ठीक है ना, एम लिखे केस M. सुब्रमण्यम वर्सेस S. जानकी, M. सुब्रमण्यम वर्सेस S. जानकी। अब बड़ा अच्छा चीज है इसमें, सुन लीजिए आप लोग, इस केस में एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ पुलिस रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एफआईआर, अगर पुलिस लेने से मना कर दिया, आपके पास क्या क्या स्टेप है, तो कहता है देन द इंफॉर्मेंट हैज टू फर्स्ट अप्रोच एसपी, तो सबसे पहले आप एसपी को अप्रोच करेंगे अंडर सेक्शन 154(3), और उसके बाद एंड देन बिफोर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 के का 3 सबसेक्शन 3। आप इसके लिए रीट पिटीशन जो है नहीं डाल देंगे, ऐसा नहीं कि सीधा चले गए हाई कोर्ट और रीट पिटीशन डाल दिए। ओके, रीट पिटीशन कैन नॉट बी फर्स्ट रिसोर्स अनलेस दिस रिमेडीज आर एक्सहॉर्टेड। जब तक आप ये रिमेडीज आप नहीं करेंगे, जब आप इनको अप्रोच नहीं करेंगे, आप सीधा रीट पिटीशन में नहीं जाएंगे। ओके, क्लियर। समझ में गए, समझ में आ गया नहीं ये चीजें, कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत? आज हम लोग इतना ही रखते हैं एफआईआर को, फिर थोड़ा सा एफआईआर पर कल बात करेंगे आपका। आज इतना ही।